मान लीजिए कि आप हीलियम एटम या मल्टी पार्टिकल सिस्टम में जाते हैं। हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिस्टम को सरल बनाने के लिए आइए हम उन्हें नॉन इंटरेक्शन के रूप में ले। यह बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन क्या वे इंटरेक्शन कर रहे हैं या इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं? क्या पालन किया जाना चाहिए? अगर मान ले कि मैंने पहले इलेक्ट्रॉन को क्वांटम नंबर्स के सेट में रखा है, तो आइए हम पहले इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में रखें, जो कि n बराबर 1, L 0 के बराबर और S बराबर या ms प्लस हाफ के बराबर है। मान लीजिए आपने पहले इलेक्ट्रॉन को रखा है। क्या आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को वहां रख सकते हैं, चाहे वह इंटरैक्ट कर रहा हो या नॉन इंटरेक्टिंग हो? यह भी एक प्रायोगिक डेटा है जो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को सभी क्वांटम नंबर्स के सेट में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए आप यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि इंटरैक्शंस शामिल है या नहीं। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इसका पालन करना होगा। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर्स के एक ही सेट को साझा नहीं कर सकते हैं। तो यह हमें क्या बताता है कि क्या इलेक्ट्रॉन परस्पर इंटरेक्शन कर रहे हैं या नॉन इंटरेक्शन है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करना होगा। आप 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कैसे शामिल करते हैं जो नॉन इंटरेक्टिंग है? 2 इलेक्ट्रॉनों को बहुत दूर की पोजीशन में लेते हैं। इंटरेक्शन वास्तव में कमजोर है कि आप इसे लगभग नॉन इंटरेक्टिंग मानते हैं। यह एक डाइल्यूट सिस्टम की तरह है। डाइल्यूट सिस्टम क्या है? अलग एटम्स इतनी दूर। आप यह दिखा सकते हैं कि कोई इंटरेक्शन नहीं है। केवल जब वे प्रिटेंड होने लगते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सिव इंटरेक्शन के बीच एक से अधिक बार इंटरेक्शन को भी देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप कैसे लिखते हैं? यदि आपने पोजीशन में 2 इलेक्ट्रॉनों को दूर रखा है तो आप वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं? आप हैमिल्टनियन कैसे लिखेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हैमिल्टनियन होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हैमिल्टनियन होगा। यदि इन दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है तो आप H1 प्लस H2 लिख सकते हैं और आप पहले इलेक्ट्रॉन के लिए साई एक वेव फंक्शन लिख सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए साई 2 वेव फंक्शन लिख सकते हैं। वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, जिसका अर्थ है सिस्टम का कुल वेव फंक्शन H1 प्लस H2 द्वारा दिया गया है, जो साई 1 इंटू साई 2 है। लेकिन आपको पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी पालन करना होगा। आप यह कैसे करते हैं? यह वह जगह है जहाँ आपको फॉर्मल क्लासिफिकेशन जानने की आवश्यकता है, जो मुझे यकीन है कि आपने अपने पहले वर्ष के पाठ्यक्रम में अध्ययन किया होगा। यह क्लासिकल फिजिक्स में अलग क्यों है? मान लीजिए कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेती हूँ। मैं एक्चुअली में उन्हें क्लासिकल फिजिक्स में अलग कर सकती हूँ। क्या कारण है? उनके पास एक वेव नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। यह क्लासिकल फिजिक्स में पॉइंट पार्टिकल है। केवल जब 2 इलेक्ट्रॉनों में एक वेव होती है वे ओवरलैपिंग करना शुरू कर सकते हैं। तब आप यह नहीं कह सकते कि क्या यह ओवरलैप क्षेत्र है। यह पार्ट यह इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पार्ट अन्य इलेक्ट्रॉन है। तो इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्सेप्ट केवल क्वांटम फिजिक्स में आने लगेगा। क्लासिकली आप उस इलेक्ट्रॉन पर नजर रख सकते हैं। ठीक है, तो यह डिस्टिंग्विशेबल है, भले ही वे समान क्लासिकल फिजिक्स हैं, वे डिस्टिंग्विशेबल होंगे। लेकिन क्वांटम, क्योंकि आप उन पार्टिकल्स को वेव रूप देंगे, वेव्स ओवरलैपिंग क्षेत्र में ओवरलैप हो सकती हैं। यह फजी हो जाती है। आप नहीं जानते कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या है जिसका आप ट्रैक रख रहे हैं। ठीक, इसलिए यह इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है। और पार्टिकल्स की कैटेगरीज भी हैं जो प्रयोगों में देखी जाती हैं। तो स्टर्न गरलैक के संदर्भ में 2 विभाजन थे, जो दाईं ओर S बराबर हाफ है, लेकिन अन्य पार्टिकल्स भी हैं जिनमें उच्च स्पिन भी है। ठीक है, इसलिए 2 कैटेगरीज में से एक बोसॉन्स है जहां स्पिन यह एक इंटरनल स्पेस है। यह आपकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है, नया क्वांटम नंबर है। गॉड पार्टिकल के बारे में इस ग्रेट न्यूज के बारे में सभी ने सुना था। गॉड पार्टिकल 0 के बराबर S से संबंधित है। कम से कम सिग्नेचर्स है कि यह हमारे पास
गॉड पार्टिकल है और फिर s इक्वल 0 है जो अधिक या कम 0 ही है, ठीक है, तो वे बोसोन्स हैं। बोसोन्स में इंटीजर स्पिन है। फोटॉन के बारे में क्या है? कितने पॉसिबल पोलराइजेशंस हैं? y2 लॉन्गिट्यूडिनल के बारे में क्या? फोटॉन मास रहित होते हैं, तो आपके पास केवल ट्रांसवर्स पोलराइजेशन है, उनमें से 2 है। लेकिन यदि आप इसे बड़े पैमाने पर बनाते हैं तो आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल पोलराइजेशन भी हो सकता है। तो बड़े पैमाने पर ऑब्जेक्ट के लिए 3 होंगे और वह 3 आप इस के इक्वल कैसे मानेंगे? यदि 3 स्टेट्स हैं तो s को 1 होना चाहिए और इसी तरह। इसलिए प्रत्येक ऑब्जेक्ट जिसे हम पार्टिकल सिनेरियो में प्रयोगों में देखते हैं उनमें या तो एक इंटीजर स्पिन या हाफ इंटीजर स्पिन होगा। तो उन्होंने स्पिन को कैसे देखा? कि वे संयम से जाते हैं जहां ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 है। अभी भी देखें कि 3 स्टेट्स हैं। यदि वे 3 स्टेट्स देखते हैं तो वे कहेंगे कि यह पार्टिकल s के इक्वल आर रिस्ट्रेंट में होना चाहिए, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L 0 है। इसके बावजूद वे 3 स्टेट्स देखते हैं तो वे कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट एक बोसोन्स है जिसमें s 1 के बराबर है। पार्टिकल फिजिक्स के प्रयोगों में हम जो अन्य बोसोन्स देखते हैं वह यह है कि हमारे पास कमजोर इंटरैक्शन, कमजोर न्यूक्लियर इंटरैक्शन है, जहां हम वेक्टर बोसोन्स W+W-Z देखते हैं। मुझे यकीन है कि आपने डेटा के रूप में पढ़ा होगा। उनके पास 3 स्टेट्स हैं। वे बोसोन्स स्पिन की तरह हैं, इसलिए इसे वेक्टर बोसोन्स कहा जाता है। वेक्टर का मतलब है कि 3 कंपोनेंट्स हैं जो हम परिचित हैं। फर्मियन भी एक फर्मियन जो आपने हाइड्रोजन एटम और स्टर्न गरलैक में देखा है, एनॉमल्स s हाफ के इक्वल है। लेकिन आपके पास अन्य प्रकार का उच्च हाफ ऑड इंटीग्रल भी हो सकता है, जैसे स्पिन 3/2 में स्पिन हाफ ऑड इंटीग्रल है जिसे आप यहाँ के लिए कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस है। कोई रास्ता नहीं है कि एक बोसोन फर्मियन बन सके। बोसोन्स की एक अलग प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? इसे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि आपके पास यह प्रसिद्ध बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट था। आप ग्राउंड स्टेट में कितने भी बोसोन्स रख सकते हैं, जबकि अगर मैं आपको कितने भी नंबर में इलेक्ट्रॉन देती हूँ तो आप सब कुछ ग्राउंड स्टेट में नहीं रख सकते हैं। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसे रोकता है और आपको इसे इकट्ठा करना होगा और आपको फर्मी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो यह पहला फॉर्मल क्लासिफिकेशन है। यदि आपके पास क्वांटम फिजिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल्स की एक सिस्टम है, इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स हो सकते हैं जो बोसोन्स या हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स होते हैं जो कि फर्मियंस है। इलेक्ट्रॉन फर्मियन होता है और बोसोन्स सभी वेक्टर पार्टिकल्स होते हैं जिनमें फोटॉन भी शामिल है, जिसे आप इसे इंटीग्रल भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इस वेव फंक्शन को कैसे लिखते हैं? इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि हम 2 पार्टिकल्स के ट्राजेक्टरी को उस पर कुछ रंग लगाकर या उस पर चिन्हित करके रख सकती हूँ। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में उनके पास वेव फंक्शंस होंगे और वे ओवरलैपिंग करने लगते हैं, तो वहाँ वे इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं और आप उन्हें इंटीग्रल स्पिन या हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन्स के रूप में क्लासिफाई करने का प्रयास कर सकते हैं। और इंटीग्रल स्पिन्स को बोसोन्स कहा जाता है, हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन्स को फर्मियंस कहते हैं। हाँ, तो यह है एक है जब हमारे पास कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे पास एक पार्टिकल होता है जिसे डेल्टा प्लस पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पार्टिकल हैं जो 3 क्वार्क से बने होते हैं। प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से बना होता है, लेकिन वह स्पिन हाफ का होता है। लेकिन ऐसे पार्टिकल हैं जहां आप 3 क्वार्क को जोड़ सकते हैं जो आपको 3/2 स्पिन दे सकते हैं, जो डेल्टा प्लस पार्टिकल ओमेगा पार्टिकल की तरह है। और इसी तरह यदि मान लें कि आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और आप 5 इलेक्ट्रॉनों की एक बाउंड स्टेट बनाते हैं, तो उनके पास हो सकता है उस बाउंड स्टेट का टोटल स्पिन मैक्सिमम वैल्यू 5/2 हो सकती है।
इसका कुछ सबसेट स्पिन 5/2 की तरह व्यवहार कर सकता है, कुछ सबसेट स्पिन 3/2 की तरह व्यवहार करेगा, कुछ सबसेट स्पिन हाफ की तरह व्यवहार करेंगे। इसलिए ये चीजें किसी पॉइंट पर इसमें मिल जाएंगी। लेकिन ऊपरी बाउंड यह है कि यदि आपके पास 3 क्वार्क का एक कंपोजिट है जिसमें प्रत्येक में एक स्पिन हाफ है, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपके पास एक स्पिन 3/2 ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि कंपोजिट है। आपके पास एक स्पिन हाफ ऑब्जेक्ट हो सकता है जो एक कंपोजिट है, और इसी तरह प्रोटॉन स्पिन हाफ कंपोजिट से संबंधित है, जबकि आपका डेल्टा प्लस और ओमेगा पार्टिकल स्पिन 3/2 से संबंधित है। लेकिन आप लैब में कंपोजिट पार्टिकल फिजिक्स में 5/2 स्पिन नहीं पाते हैं। वे सभी हेड्रॉन कहलाते हैं। हेड्रॉन के जू में 5/2 का स्पिन नहीं है। इसलिए हम यह कहने की कोशिश करते हैं कि ये कंपोजिट केवल 3 स्पिन हाफ पार्टिकल्स से बने होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोसोन्स और फर्मियन पर ले जाने की कोशिश की है। और आइए हम एक सरल सिचुएशन, 2 पार्टिकल सिस्टम को एक डायमेंशनल पोटेंशियल वाले वेव में लेते हैं और वेव फंक्शन लिखें। पहले इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, दूसरे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। यह x1 और x2 अभी भी एक डायमेंशन में होना चाहिए, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए यह सबस्क्रिप्ट 1 करें, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सबस्क्रिप्ट 2। यह पहले इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी है, यह दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी है, और इसे आपके टाइम के इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को संतुष्ट करना होगा। तो यह सॉल्यूशन क्या है? तो आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को सॉल्यूशंस के प्रोडक्ट के रूप में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के रूप में लिख सकते हैं। यदि वे नॉन इंटरेक्टिंग है तो यह नॉन इंटरेक्टिंग क्यों है? मैंने एवी नहीं रखा है जो x1 और x2 को जोड़ रहा है, इसलिए यह परस्पर इंटरेक्टिंग नहीं कर रहा है। तो इस तरह के एक नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन के लिए एक बॉक्स में पार्टिकल में केवल एक क्वांटम नंबर होगा जो कि n1 है, और पार्टिकल 1 के लिए और पार्टिकल 2 के लिए n2 है, और वे समान हैं। आप क्या करते हैं? आप कंपोजिट वेव फंक्शन को क्वांटम स्टेट n1 में पार्टिकल 1 और क्वांटम स्टेट n2 में पार्टिकल 1 के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, या आप क्वांटम स्टेट n2 में पार्टिकल 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वे समान हैं। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप और क्या पॉसिबल कर सकते हैं? दोनों समान रूप से पॉसिबल है। पॉसिबल का एक लीनियर सुपरपोजिशन भी पॉसिबल है। आप उनमें से एक लीनियर सुपरपोजिशन ले सकते हैं जो भी पॉसिबल है, लेकिन आपको एक लीनियर सुपरपोजिशन इस तरह से लेना चाहिए कि जब मैं दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही क्वांटम में रखूं, मान लीजिए कि मैंने दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही ग्राउंड स्टेट या एक ही पहला एक्साइटेड स्टेट में रखा है। इसका क्या अर्थ है? n1 n2 के इक्वल है, लेकिन पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की अनुमति नहीं देता है। तो आप कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेना होगा ताकि कंपोजिट जब दोनों n1 n2 के बराबर हो तो यह 0 होना चाहिए। क्या हम इसे यहाँ देखते हैं? यदि आप n1 को n2 के इक्वल रखते हैं तो सॉल्यूशन मौजूद है। यदि आप n1 को n2 के इक्वल रखते हैं तब भी सॉल्यूशन मौजूद है। इसलिए ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द्वारा मान्य नहीं है। एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के लिए क्या मान्य है? जब मैं n1 को n2 के इक्वल रखती हूँ तो वेव फंक्शन गायब हो जाता है। बस ऐसा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, केवल न के बराबर है। इसलिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यदि आप इस मामले के लिए काम करने की कोशिश करते हैं तो यह वह नहीं है, और आप चाहते हैं कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल संतुष्ट हो, यानी जब आप n को n के बराबर और n2 को n1 के इक्वल रखते हैं तो वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। तो आप दोनों को कैसे प्राप्त करेंगे? आप प्लस या माइनस लिख सकते हैं। कौन सा सही है? यह माइनस साइन है जो इलेक्ट्रॉन के लिए सही है। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन को एक बोसोन से बदल देती हूँ। हम एक प्लस साइन रखेंगे क्योंकि यह 0 नहीं होना चाहिए। आपके पास माइनस साइन नहीं हो सकता है। और यह भी ध्यान रखेगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लस साइन +1 और -1 बहुत
बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल सिस्टम के लिए भी नॉन इंटरैक्टिंग के लिए वेव फंक्शन या तो होना चाहिए प्लस साइन को पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के सिमेट्रिक और एक्सचेंज के रूप में भी दिखाया जा सकता है। माइनस साइन को इंटरचेंज किया जा सकता है, जैसे कि आप पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 का एक्सचेंज करते हैं तो आपको एक नेगेटिव साइन मिलता है। ये आपके ऑड फंक्शंस और इवन फंक्शंस की तरह है जिनका आप अध्ययन कर रहे हैं, जहां आपने x2 माइनस x लिया। यहाँ मैं कह रही हूँ कि पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल एक्सचेंज के तहत वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉनों के लिए एंटी सिमेट्रिक और बोसोन्स के लिए सिमेट्रिक है। तो यह एक्सट्रापोलेट होगा यदि आपके पास इसे पूरी तरह से एंटी सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 पार्टिकल्स थे और बोसोन्स के लिए आप इसे पूरी तरह से सिमेट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको केवल एक फ्लेवर दे रही हूँ कि आप 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वेव फंक्शन लिखने का प्रयास कर सकते हैं। माइनस साइन के साथ एक ऑड फंक्शन के रूप में यह माइनस साइन बनना चाहिए। इसी तरह बोसोन्स के लिए भी फंक्शंस की अनुमति है। हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम के लिए आप क्या करते हैं, मैंने इसे एक बॉक्स में पार्टिकल के लिए किया था जिसे आप फॉर्मली रूप से कहते हैं कि F इलेक्ट्रॉन एक स्टेट अल्फा में है। अल्फा एक कॉम्पैक्ट नोटेशन है जो आपको बताता है कि इसमें यह अल्फा इन अल्फा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल अल्फा अजीमुथल क्वांटम नंबर है, एम एल अल्फा एम एस अल्फा। एस को दबाया जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के लिए आप जानते हैं कि एस हाफ है, आपको स्पष्ट रूप से हाफ रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी तरह दूसरे स्टेट के लिए बीटा रखें। टोटल एंटी सिमेट्रिक लिखें जहां अल्फा के लिए लॉन्ग हैंड नोटेशन 4 क्वांटम नंबर्स हैं। इसी तरह बीटा यह फिर से 4 क्वांटम नंबर्स है और वे डिफरेंट होने चाहिए, उनमें से कम एक अलग होना चाहिए, समझे। और यही मैं कहने की कोशिश कर रही थी। आप पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन लिख सकते हैं जो केवल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है, लेकिन आप एक प्रोडक्ट रख सकते हैं जो एक नया स्पेस है जो उनसे बात नहीं करता है। उस वेव फंक्शन को एक m के साथ रखें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है, यह एक फॉर्मल तरीका है जिसमें आप अपने वेव फंक्शन को स्पिन स्टेट के टाइम पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। एक स्पिन स्टेट में पोजीशन के आधार पर इंटरनल स्पेसेस पर कोई प्रोजेक्शन नहीं होता है, इसलिए यह एक r से इंडिपेंडेंट है और इसे गैर सापेक्ष सिद्धांतों में प्रयोगों के साथ मिलान करने के लिए हाथ से पेश किया जाता है। इसलिए यदि आप शून्य वेलोसिटी लेते हैं तो आप इस बात को अनदेखा कर सकते हैं कि यह वेव फंक्शन s वेव की तरह लगभग है और आप एक के इक्वल n के स्पिन पार्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या यहाँ तक कि किसी भी n l के लिए शून्य सिचुएशन हो तो आप वेव फंक्शन के इस पार्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि ये 2 स्टेट्स 2 की तरह है, लेकिन आपके कंप्यूटर में बाइनरी ऑपरेशन जो हम करते हैं, सभी कंप्यूटेशन जो की जाती है उनमें केवल 0 और 1 के साथ खेलना शामिल है। ठीक है, 0 और 1 बाइनरी, तो बाइट्स कितने बिट्स का है, उनमें से 8 में से प्रत्येक को एक बिट कहा जाता है जो 0 है और 1 है, और आपके पास बाइट हो सकते हैं जो ऐसे 8 बिट्स हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है हमें बताता है, ये भी 2 स्टेट्स हैं। सिर्फ ट्रैक रखने के लिए यह क्वांटम मैकेनिक्स है जिसे हम उन्हें क्यूबिट्स कहते हैं। ठीक, और 2 स्टेट्स भी हैं, लेकिन बहुत कुछ है। 0 और 1 में आप 0 और 1 जोड़ सकते हैं, लेकिन क्यूबिट्स के संदर्भ में आप सुपरपोजिशन ले सकते हैं। आप वेरियस पॉसिबल क्यूबिट्स का सुपरपोजिशन लेना शुरू कर सकते हैं, इसलिए आप जानते हैं कि यह आपकी वेग को बढ़ाने वाला है। मान लीजिए बढ़ाने के लिए जो आप अधिक एफिशिएंट तरीके से करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हम सभी क्या देखते हैं, ठीक है? तो बस आपको
देने के लिए कि क्यूबिट स्पिन के दो स्टेट्स हैं, हाफ इलेक्ट्रॉन क्लासिकल बिट्स से शक्तिशाली है क्योंकि वहां आप केवल 0 और 1 के साथ खेलते हैं, लेकिन यहां आपके पास क्यूबिट्स का सुपरपोजिशन है। लिटरेचर में एल्गोरिदम पहले ही लिखा जा चुका है, तो आप में से कुछ लोग कम से कम जानते होंगे, इसलिए जो क्वांटम एल्गोरिदम कहलाते हैं वे डेफिनेटली इफिशिएंट हैं। विशेष रूप से फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में हल किया जा सकता है जो एल्गोरिदम दिखाता है, इसलिए ये क्यूबिट्स का उपयोग करके प्राप्त करने योग्य हैं। और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप जानते हैं। ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाना, हम इनको इतने लंबे टाइम तक क्यों नहीं खोज पाए, क्योंकि इनके बारे में इतनी बैकग्राउंड शोर था और यह इतनी मामूली सी चीज है। इसी तरह यह क्वांटम कंप्यूटर कंस्ट्रक्शन भले ही थ्योरी लॉट में सुसंगत हो, इसलिए चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और यह अपने आप में एक चुनौती है जिस पर लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने एक साथ दो क्यूबिट्स बनाने की कोशिश की है। अभी भी यह उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि हमारे पास कंप्यूटर है, लेकिन लोग उस पर हैं क्योंकि थ्योरी रूप से हम देखते हैं कि कंप्यूटेशन में बहुत अधिक एफिशिएंसी है। आप चीजों को बहुत जल्दी कर सकते हैं। अभी भी यह अनुसंधान स्तर पर है, इसलिए मैंने सोचा स्टर्न गेरलाच प्रयोगों के बाद से इस हार्डकोर कैलकुलेशन को करने से पहले मुझे आपको कुछ प्रेरणा देनी चाहिए कि यह स्पिन हाफ क्यों है और इस पर बहुत सारे एक्साइटमेंट्स क्यों चल रहे हैं। मैं यहाँ रोकूंगी।